वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मैं रवि पांडे ज्ञान ज्योत परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी जो है कुछ समय पहले हमने जो टेस्ट दिए 30 जुलाई के दिन जो टेस्ट दिए उसके मैंने सॉल्यूशन शीट भेजी। आप लोग उम्मीद है कि सभी ने उसके जो आंसर्स हैं सभी ने टिक किए होंगे पेंसिल से कि कितने हमारे राइट हैं कितने रॉन्ग हैं। दोस्तों, थियरी में जो है थियरी कंटेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें जहाँ तक कि हमारी मेथड कंप्लीट हो गई वहाँ तक की थियरी हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है लास्ट टाइम जो है मध्यक, समांतर माध्य, औसत, आदर्श माध्य के लक्षण, उसके अलावा मध्यक के गुण और दोषों की चर्चा की थी। उसके बाद कुछ दिन हमारा क्लास सस्पेंड रहा और उसके बाद टेस्ट हमारे आगे सोमवार से। तो दोस्तों, आज 1 अगस्त 2020 से जो है हम मिश्र माध्य, भारित माध्य और मध्यिका से संबंधित, साथ ही साथ गुणोत्तर माध्य को भी हम समझेंगे थोड़ा। और मध्यिका से रिलेटेड जो मध्यिका की परिभाषा है उसके गुण दोषों के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, चलिए पेज नंबर जो है आपका 79 है। जिनके पास किताबें हैं पेज नंबर 79 पर आ जाएंगे। दोस्तों, आपका जो है मिश्र माध्य और भारित माध्य, जब दो या दो से अधिक समूहों का माध्य ज्ञात हो तो उसके संयुक्त समूह का माध्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकार के, जैसे एक्स बार तो सुना ही होगा, पर एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3 इस तरह से ज्ञात हो तो उसके संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे मूल्य को मिश्र माध्य कहते हैं। मिश्र जिसे हम किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एक्स बार सी से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था एमसीक्यू टाइप में कि मिश्र माध्य को किस संकेत से दर्शाया जाता था, एक्स बार सी से। तो माना कि n1 n2 डैश 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 n के अवलोकन वाला के समूहों का माध्य क्रमशः है एक्स बार 1, एक्स बार 2 और क्या होगा, एक्स बार के होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका ये जो बनेगा, यानी ये मिश्र माध्य के बारे में हमने चर्चा की। मिश्र माध्य का जो है सूत्र आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो मिश्र माध्य का जो सूत्र होगा दोस्तों आपका वह होगा एक्स बार सी बराबर n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस डैश 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 एन के एक्स बार के बटे में n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस एन के। और जैसे कि दोस्तों हम इस मेथड के बारे में पहले ही मतलब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इस मेथड को हम अच्छी तरह से सोल्व करना, हल करना सभी जानते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं भारित माध्य की तरफ। भारित माध्य किसे कहते हैं, तो भारित माध्य के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको दिया हुआ है, भारित माध्य क्या है। हाँ, भारित माध्य, जब सभी अवलोकनों का महत्व एक समान न हो तो समांतर माध्य का उपयोग योग्य नहीं होता। ऐसी अवस्था में विशेष माध्य की क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो जब सभी अवलोकनों का महत्व एक समान न हो तब समांतर माध्य का उपयोग योग्य माना जाता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में विशेष माध्य की गणना की जाती है, जिसे हम कौन सा माध्य कहते हैं, भारित माध्य के नाम से इसको दोस्तों हम जानते हैं। भारित माध्य को एक्स बार सी के द्वारा संकेत में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। एक्स बार डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, माफ करना एक्स बार सी निकल गया। प्रत्येक अवलोकनों को उनके महत्व के अनुपात में स्पष्ट एक संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है जिसे भार कहते हैं। सबसे अधिक महत्व के अवलोकन का महत्तम भार दिया जाता है। तो माना कि अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि बताया हुआ है कि माना कि यहाँ पर जो आपको अवलोकन दिए हुए हैं क्रमशः, माना कि अवलोकन x1 x2 डैश 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 xn को क्रमशः दिया गया भार w1 w2 डैश 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 और क्या दिया हुआ है, wn दिया हुआ है। तो भारित माध्य का सूत्र निम्नानुसार क्या होगा दोस्तों, इसमें निम्नानुसार आपका जो होगा भारित माध्य का सूत्र निम्नानुसार क्या होगा, परिभाषित होगा। तो भारित माध्य बराबर एक्स बार डब्ल्यू बराबर w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस डैश 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 प्लस wn xn के बटे में w1 प्लस w2 डैश 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 प्लस wn होगा। तो दोस्तों इसको और तरीके से भी इसको समझाया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट अधिक दिखाई दे रही है। सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई होगा, जिस जहां पर सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बराबर w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस डैश डैश आपका जो है डब्ल्यू एन एक्स एन, यानी ये अनंत की ओर चला जाएगा। और सिग्मा डब्ल्यू आई बराबर w1 प्लस w2 डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन, यानी भार का क्या बन जाएगा, योग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारित माध्य किसे कहते हैं, तो जब सभी अवलोकनों का महत्व एक समान ना हो तब समांतर माध्य का उपयोग योग्य होता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में विशेष माध्य की जो गणना की जाती है उसे हम कौन सा माध्य कहते हैं, भारित माध्य के नाम से जानते हैं। अब भारित माध्य को हम एक्स बार डब्ल्यू के द्वारा दर्शाते हैं, उसका सूत्र क्रमशः हमने यहाँ पर देखा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों आपका आता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के बारे में ज्यादा कुछ तो यहाँ पर नहीं समझाया हुआ है, हल्की थोड़ी सी चर्चा, यानी इसकी जो फॉर्मूला है इसके बारे में ही आपको थोड़ी चीजें बताई हुई हैं। गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य मतलब यह वृद्धि और कमी को दर्शाने के लिए ज्यादातर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक यहाँ पर एक परिभाषा बताई गई, एक अन्य औसत, यानी कि यहाँ पर एन धन अवलोकनों का गुणाकार का एनवा मूल को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, इसको लिख लेना है। थियरी, जैसे कि थियरी जो पढ़ाई जा रही है रोज का रोज आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे पहले आप लिखते थे वैसे लिखते जाना है। तो एन धन अवलोकनों का गुणाकार का एनवा मूल्य को गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार एन अवलोकन x1 डैश x1 x2 डैश डैश xn हेतु गुणोत्तर माध्य जी बराबर एन रूट के अंदर x1 मल्टीप्लाई बाई x2 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई xn तक इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी टिप्पणी दी हुई है। टिप्पणी में आपको जैसे बताया हुआ, दिए गए अवलोकन x1 x2 डैश 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 xn के लिए समांतर माध्य का मूल्य हमेशा गुणोत्तर माध्य जितना या उससे अधिक होता है, अर्थात x बार मोर देन इक्वल जी के बराबर होगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य जो होता है, समांतर माध्य का मूल्य हमेशा गुणोत्तर माध्य जितना या उससे क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी यहाँ पर बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर बड़ा x बार होगा। यदि सभी अवलोकनों का मूल्य समान हो तब क्या होगा, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, g होगा। दोस्तों ये पेज नंबर 82 पर टिप्पणी बताई गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं, हम जो है गुणोत्तर माध्य के जो है गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेज नंबर 83 पर आपको इसके बारे में समझाया हुआ है, पेज नंबर 83 और पेज नंबर 84। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। गुणोत्तर माध्य के गुण, इसकी परिभाषा कैसी है, निश्चित है। इसकी परिभाषा निश्चित है। यह सभी अवलोकनों पर आधारित होता है, तो आपको पता है कि सभी अवलोकनों को गुणा करने पड़ते हैं। विशेष बैजिक क्रियाओं के लिए क्या होता है, ये सुयोग्य होता है। विशेष प्रकार की बैजिक क्रियाएं होती हैं तो उसके लिए मतलब क्या है, ये योग्य माना जाता है। इस पर अत्यधिक बड़े व अति छोटे अवलोकन का प्रभाव अनुपात में क्या होता है, कम पड़ता है। यानी इस पर अधिक प्रभाव पड़ता नहीं है। तो फिर से एक बार इसकी चर्चा करते हैं। गुणोत्तर माध्य के गुण, इसकी परिभाषा निश्चित है। यह सभी अवलोकनों पर आधारित होता है। विशेष बैजिक क्रियाओं के लिए सुयोग्य होता है। इस पर अत्यधिक बड़े व अति छोटे अवलोकनों का प्रभाव अनुपात में कैसा होता है, कम होता है। अब दोस्तों इसके बाद जो है आगे हम लोग चर्चा करते हैं गुणोत्तर माध्य के जो दोष हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पेज नंबर 84 पर दर्शाया हुआ है गुणोत्तर माध्य के दोष। यदि सभी अवलोकनों के मूल्य धन हो तभी गुणोत्तर माध्य का परिगणन संभव होता है। आपको पहले बताया था मैंने, यहाँ पर धन अवलोकनों वाले संख्याओं के समूह को इस तरह से मतलब आपको परिभाषा बताई हुई थी। यदि सभी अवलोकनों के मूल्य धन हो तभी गुणोत्तर माध्य का परिगणन संभव होता है। इसकी गणना कैसी होती है, इसकी गणना कठिन होती है। यदि अवलोकनों की संख्या अधिक होने की अवस्था में इसकी गणना अत्यंत क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। जैसे कि 8 तक के मान आ जाते हैं, यानी x1 x2 x3 इस तरह से 15 20 25 30 50 ऐसे मान दे दिए जाते हैं, तब क्या इसकी गणना करना सरल है, तब इसकी गणना करना सरल होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने गुणोत्तर माध्य के दोष की चर्चा की। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। यदि सभी अवलोकनों के मूल्य धन हो तभी गुणोत्तर माध्य परिगणन संभव है। इसकी गणना कैसी है, कठिन है। यदि अवलोकनों की संख्या अधिक होने की अवस्था में इसकी गणना अत्यंत कठिन क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद जो है हम स्थानीय औसत के मापों की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थानीय औसत के माप, मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेजेस। तो यहाँ पर दोस्तों मध्यक, चतुर्थक, दशांशांक और शतांशांक, ऐसे 4 प्रकार के मापों का अध्ययन हमें करना है। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग मध्यिका या तो पहले इसके अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमने देखा कि यदि अवलोकन औसत के आसपास वितरित हो तो उसमें अत्यंत बड़े या छोटे अवलोकन ना आए हुए हों तो माध्य योग्य औसत गिना जाता है। यदि यह शर्त लागू ना होती हो तो माध्य द्वारा दी सूचना के अवलोकनों का इतना योग्य प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ऐसा कह सकते हैं। इसी परिस्थिति में एक अन्य औसत अधिक योग्य माप होता है जिसे हम मध्यिका कहते हैं। यह एक स्थानीय माप है। तो जैसे कि बताया कि अत्यंत बड़े और अत्यंत छोटे अवलोकनों का मतलब क्या, औसत गिनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी शर्त ना लागू हो, योग्य प्रतिनिधित्व ना कर पा रहा हो मध्यक का, तब हमें विशेष औसत की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। यह एक स्थानीय माप है। मध्यिका उपरांत चतुर्थक, दशांशांक एवं शतांशांक भी स्थानीय मापों में आते हैं। यानी चारों, यानी पूछे जाए स्थानीय औसत के कितने माप है, तो दोस्तों आपको बताना है 4 माप है, मध्यक, चतुर्थक, दशांशांक और शतांशांक। अर्थ, दिए गए चल के मूल्यों को क्रम में गठन करने से एक निश्चित स्थान पर आए अवलोकनों का उपयोग करके
मध्यक, चतुर्थक, दशांशांक और शतांशांकों के मूल्यों को ज्ञात किया जाता है, जिससे ऐसे औसतों को स्थानीय औसत भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि पूछा जाता है कि स्थानीय औसत किसे कहते हैं, तो दिए गए चलों के मूल्यों को क्रम में गठन करने से एक निश्चित स्थान पर आए अवलोकनों का उपयोग। सबसे पहले दिए गए जो जितने भी अवलोकन है उनको चढ़ते क्रम में गठित कर लीजिए, या तो आप उतरते क्रम में गठित कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आता है मध्यका। अभी दोस्तों हम मध्यका की सिर्फ परिभाषा देखेंगे और इसका जो है एक छोटा सा सूत्र देखेंगे। ठीक है, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मध्य का मीडियन, दी गई सूचना को आरोह चढ़ते, अवरोह उतरते, जैसे कि अभी मैंने कहा कि चढ़ते या उतरते दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, दोनों क्रम नहीं साथ में रखना है। तो दी गई सूचना को आरोह यानी चढ़ते या अवरोह उतरते क्रम में गठित करके उसके माध्य में आए अवलोकनों के मूल्य को मध्यका के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे m द्वारा दर्शाया जाता है। अन्य रूप से कहें तो सूचना में 50% अवलोकनों का मूल्य मध्यका से अधिक व 50% अवलोकनों का मूल्य मध्यका के मूल्य से कम मूल्य के क्या होते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मध्यका की परिभाषा है, दी गई सूचना को चढ़ते या उतरते क्रम में आपको क्या करना है, गठित करना है। तो इस तरह से इसको मध्यका के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, m के द्वारा। और अन्य रूप से कहें कि 50% सूचना में से 50% का मूल्य मध्यका से अधिक और 50% अवलोकनों का मूल्य मध्यका के मूल्य से क्या होता है, कम मूल्य के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने मध्यका की क्या किया, परिभाषा को देखा। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो एक फॉर्मूला जो है हम देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग वे में फॉर्मूला आपको क्या किया हुआ, समझाया हुआ है कि जब ये फॉर्मूला भर देख पा रहे हैं, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूले इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सतत आवर्ती वितरण के लिए, सतत आवर्ती वितरण में चल के मूल्यों के वर्गों के अनुरूप दिए होते हैं तथा समान रूप से वह चढ़ते क्रम में होते हैं। ऐसी स्थिति में मध्यका ज्ञात करने हेतु हम संचय आवर्ती का उपयोग करके चल की मध्यका किस वर्ग में स्थित है उसे ज्ञात करने हेतु मध्यका वर्ग बराबर n/2 में अवलोकन का क्या करते हैं, वर्ग लेंगे, जहां पर n बराबर f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 प्लस fk बराबर सिग्मा fi बराबर कुल अवलोकनों की संख्या। मध्यका के सूत्र के बारे में हम चर्चा करें, ये n के बारे में बताया हुआ। मध्यका बराबर यानी m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू सी होगा दोस्तों, जहां पर l बराबर मध्यक वर्ग के आधे सीमा बिंदु, CF बराबर मध्यक वर्ग के पहले के वर्ग की संचय आवर्ती, f बराबर मध्यक वर्ग की वर्ग लंबाई, C बराबर मध्यक वर्ग की वर्ग लंबाई। यानी यहाँ पर आपको f बराबर जो है मध्यक वर्ग की वर्ग लंबाई ना होकर के यहाँ मध्यक वर्ग की क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सुधार लेना है, मध्यक वर्ग की आवृत्ति कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, मध्यक वर्ग की आवृत्ति। और C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्यक वर्ग की वर्ग लंबाई। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक हमने देखे, मिश्र माध्य, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य और मध्यका से जुड़े हुए स्थानीय माप की परिभाषा और उससे जुड़े हुए टॉपिक को हमने देखा। तो दोस्तों ये सब टॉपिक जितने भी आपको समझा दिए गए, इन टॉपिक्स को आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वंदे मातरम। और इसको बार बार आपको क्या करना है, रिफर करना है। वंदे मातरम।